हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की। इससे पहले हमने एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी की है। ये दोनों ही इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं। जो अजम्पशंस हमने एडम स्मिथ की थ्योरी में डिस्कस की थी वही अजम्पशंस यहाँ पर भी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उनको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। मेन अजम्पशन हमारी क्या है कि दो कंट्री हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग मान लीजिए ए एंड बी दो कंट्री हैं और वो एक्स और वाई दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं लेबर की सहायता से। तो अगर ए कंट्री एक्स वस्तु का उत्पादन अधिक कर सकता है लेबर की हेल्प से, तो उसको एक्स वस्तु में स्पेशलाइज करना चाहिए। बी कंट्री वाई वस्तु के प्रोडक्शन में अच्छा है तो उसको वाई वस्तु के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करना चाहिए और फिर दोनों कंट्रीज़ को ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एडम स्मिथ इस बात का आंसर नहीं कर पाए कि अगर एक कंट्री, मान लीजिए ए कंट्री एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन बी कंट्री से ज़्यादा कर सकता है, तो क्या ए और बी कंट्री के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी दो टर्म्स आएंगी कि एक कंट्री को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में एडवांटेज है, लेकिन अगर दोनों को ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो उसको उस एक वस्तु का सिलेक्शन करना होगा जिसमें उसकी ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज है, ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज है। और दूसरा कंट्री हम जो कह रहे हैं कि उसको दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में डिसएडवांटेज है, तो उसको उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसकी डिसएडवांटेज कम है, लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है या लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। आपको मैंने इससे पहले की वीडियोस में भी कहा था कि इन दो टर्म्स को ध्यान से देखिए कि ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज एंड लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, इन्हीं दोनों का मतलब हम इस थ्योरी में समझेंगे। अब आपको एक इंडिविजुअल के एग्जाम्पल के थ्रू इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं सिंपल टर्म्स में, देन वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। देख लीजिए कि अगर एक लॉयर है और एक क्लर्क है, दो व्यक्ति हैं, लेकिन जो लॉयर है वो अपने लीगल जो उसकी सर्विसेज हैं उनमें बहुत बेटर कर सकता है और वो क्लरिकल काम भी अपना बहुत अच्छे से कर सकता है। और जो क्लर्क है वो, उसको लॉयर वाला काम तो आता ही नहीं और क्लर्क का काम भी वो जो व्यक्ति लॉयर है उसके कंपैरिजन में कम अच्छा कर सकता है, उसकी स्पीड कम है, वो उससे बेहतर नहीं है। तो अब हमने देखा कि एक पर्सन जो है वो लॉयर भी है और वो टाइपिंग में भी बहुत अच्छा है, अपने क्लर्क से अच्छा है, और दूसरा व्यक्ति जो क्लर्क है उसको लॉयर का काम तो आता ही नहीं, साथ में उसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी उस पर्सन से कम है। तो अब इस सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि ए व्यक्ति है, मान लीजिए जो लॉयर है, क्या उसको दोनों काम करने चाहिए और क्लर्क को कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब उन दोनों को ये डिसाइड करना होगा, जो ए पर्सन है, जो लॉयर है, तो उसको लॉयर का काम करने से ज़्यादा फ़ायदा है या क्लर्क का काम करने से ज़्यादा फ़ायदा है? तो ऑब्वियस सी बात है उसको लॉयर का काम करना चाहिए, तभी बेहतर रिजल्ट्स मिल पाएंगे, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और जो क्लर्क है उसको लॉयर का काम तो वो कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो टाइपिंग का काम करता है तो उसके लिए लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, उसमें उसको कम नुकसान है उसमें अगर वो टाइपिंग का काम करता है, बजाय कि वो बिल्कुल ही कुछ काम ना करे। तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि वो टाइपिंग का काम कर ले। एक और एग्जांपल, जैसे एक डॉक्टर है और एक गार्डनर है। जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी के पेशे में भी बहुत अच्छा है और वो गार्डनिंग भी बहुत बेहतर कर सकता है, अपने माली से बेहतर गार्डनिंग कर सकता है। तो यहाँ पे भी अब देखना होगा कि
क्या डॉक्टर दोनों काम करे या उसमें से एक का चुनाव करे, और क्या जो गार्डनर है, माली है, वो कुछ भी ना करे या गार्डनिंग का काम करें। तो ये हम कंपैरेटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव डिसएडवांटेज देखेंगे कि डॉक्टर को ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज अपना डॉक्टरी का काम करने में है और माली को लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज अपना माली का काम करने में है। तो इस प्रकार जैसे हमने इंडिविजुअल्स का केस देखा, उसी प्रकार कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा होता है। देखिए ये टेबल, आप यहाँ पे इस टेबल में हमने 1 डेज प्रोडक्शन ऑफ 1 लेबर, जैसे पहले के एग्जाम्पल में एडम स्मिथ की थ्योरी में हमने लिया था कि एक लेबर का एक दिन का प्रोडक्शन। अब यहाँ पे राइस एंड वीट 2 कमोडिटीज़ हैं, इनको एक्स और वाई के साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और इंडिया एंड नेपाल 2 कंट्रीज़ हैं, इनको हम ए और बी कंट्री भी कह सकते हैं। अब बिफोर ट्रेड देखिए कि जो इंडिया है वो एक लेबर उसकी एक दिन में वैसे तो राइस का प्रोडक्शन इतना जल्दी नहीं होता, ये हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि 10 यूनिट राइस की प्रोड्यूस कर सकती है। 10 क्विंटल आप कह लीजिए या केजी कह लीजिए, किसी भी टर्म में हम बात कर सकते हैं। हम ए एंड बी कंट्री ले लेते हैं और एक्स एंड वाई कमोडिटी ले लेते हैं राइस एंड वीट की बजाय। ए कंट्री जो है वो 10 यूनिट एक्स की प्रोड्यूस कर सकता है एक लेबर की हेल्प से एक दिन में, और वो 10 ही यूनिट वाई की प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो बी कंट्री है वो एक्स की 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है और वाई की 8 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ए कंट्री जो है वो एक्स वस्तु का भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है और वाई वस्तु का भी ज़्यादा, 10-10। और जबकि बी कंट्री है वो एक्स की 4 यूनिट्स और वाई की 8 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब एक कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों ही वस्तुओं के प्रोडक्शन में, और दूसरे कंट्री को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दोनों ही वस्तुओं के प्रोडक्शन में। लेकिन इन दोनों के बीच भी ट्रेड हो सकता है। अब हम देखेंगे कॉस्ट रेशियोज की हेल्प से देखेंगे कि कौन से कंट्री को, जैसे ए कंट्री को दोनों में ही एडवांटेज है, तो ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज किस वस्तु में है ए कंट्री को। ये कॉस्ट रेशियोज की हेल्प से देखेंगे। ये आप करेक्शन कर लेना, बुक में इंडिया नीचे दिया हुआ है, नेपाल ऊपर दिया हुआ है। इसको आप, इंडिया हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, नेपाल डिनोमिनेटर में रहेगा। या आपको पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम कमोडिटी सेम रखेंगे, न्यूमरेटर में एक कंट्री और डिनोमिनेटर में दूसरा कंट्री। अगर हम यहाँ पे ए कंट्री की बात कर रहे हैं या इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 10x, x की 10 यूनिट्स इन ए कंट्री बाय 4x ऑफ बी कंट्री की 4 यूनिट्स x कमोडिटी की। इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जो ए कंट्री है, जो इंडिया है, उसको एडवांटेज है दोनों ही वस्तुओं के प्रोडक्शन में, लेकिन उसको उनमें से एक का चुनाव करना है, तो वो किस वस्तु का चुनाव करेगा। तो यहाँ पे 10/4 ये हमारी रेशो आएगी 2.5, रेशो नहीं रिजल्ट, हमारा रिजल्ट रहेगा 2.5। अब ये है राइस के केस में या एक्स वस्तु के केस में। ऐसे ही हम जो वाई वस्तु है उसके केस में देख सकते हैं कि ए कंट्री में 10 यूनिट्स वाई की प्रोड्यूस हो सकती हैं, बी कंट्री में 8 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो 1.25 है। अब 2.5 ज़्यादा है 1.25 से, तो यहाँ से क्लियर होता है कि कंट्री ए को एक्स वस्तु के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करना चाहिए, उसको एक्स वस्तु के उत्पादन में ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब देखते हैं बी कंट्री कैसे डिसाइड करेगा। अब हमारा बी कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो न्यूमरेटर में रहेगा और ए कंट्री का डिनोमिनेटर में रहेगा। अब देखिए अगर हम वाई वस्तु का देखते हैं, वाई वस्तु जैसे वीट है हमारा, यहाँ पे वाई वस्तु के केस में कॉस्ट रेशो देखते हैं तो हमारा आता है 8/10, 8 यूनिट्स ऑफ वाई इन कंट्री बी, और इसके बाद डिनोमिनेटर में आएगा 10 यूनिट्स ऑफ वाई इन कंट्री ए। तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा 0.8। अब यही हम
एक्स वस्तु या जो राइस है उसके केस में देख लें 4/10, तो रिजल्ट क्या रहेगा 0.4। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो बी कंट्री है उसको नुकसान हो रहा है, दोनों ही वस्तुओं में डिसएडवांटेज है उसकी, लेकिन उसको लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज वीट के प्रोडक्शन में है या वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में है। एक के मुकाबले वो 0.8 प्रोड्यूस कर सकता है और राइस बहुत कम, या जो एक्स वस्तु है वो बहुत कम, एक के मुकाबले 0.4। तो यहाँ पे उसके लिए बेहतर होगा कि वो वाई वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइज करे। तो ये जो टेबल है ये हमें हेल्प कर रही है ये देखने में कि ए कंट्री को किस वस्तु में स्पेशलाइज करना चाहिए, ए कंट्री को उस वस्तु में स्पेशलाइज करना चाहिए जिसमें उसको ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज है, बी कंट्री को उस वस्तु में स्पेशलाइज करना चाहिए जिसमें उसको लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। तो आई होप सो आपको इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझ आ गया होगा। ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज उस कंट्री के लिए यूज़ होगा जिसको दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज उस कंट्री के लिए यूज़ होगा जिसको दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में डिसएडवांटेज है। तो उसको ये देखना है कि सबसे कम नुकसान मेरा किस वस्तु में हो रहा है दोनों में से। अब इसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन में चेंज भी बता सकते हैं कि ओवरऑल कितना प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइज करते हैं, ए कंट्री एक्स वस्तु के केस में स्पेशलाइज करता है तो वो 20 यूनिट्स इसकी प्रोड्यूस करेगा, दूसरे की 0। एंड अगर जो बी कंट्री है वो वाई वस्तु में स्पेशलाइज करेगा तो एक्स वस्तु की 0 और वाई वस्तु की 16 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। टोटल हमारा देखिए पहले का प्रोडक्शन 14 और 18 एक्स एंड वाई का, और इसी प्रकार आफ्टर ट्रेड एक्स एंड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज होके हो जाता है 20 और 16। 14 से हमारी यूनिट्स जो है एक्स वस्तु की वो 20 हो गई हैं और वाई वस्तु की 18 से 16 हो गई हैं। तो जो हमारा राइस में जो प्लस हुआ है या एक्स वस्तु में जो प्लस हुआ है वो +6 यूनिट्स का हुआ है, और जो वाई वस्तु में डिक्रीज हुआ है वो 2 यूनिट्स का हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें +6 - 2, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि राइस की या एक्स वस्तु की 4 यूनिट्स पहले से अधिक प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यहाँ पे जो हम गेन फ्रॉम ट्रेड की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन के केस में हम बता सकते हैं कि प्रोडक्शन ओवरऑल वर्ल्ड में 4 यूनिट्स का और बढ़ेगा आफ्टर ट्रेड। अब हम देख लेते हैं इसको जैसे हमने पिछली थ्योरी में किया था डायग्राम के थ्रू कि किस प्रकार से उन दोनों को लाभ होगा। हम देख लेते हैं कि डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो क्या है और आफ्टर ट्रेड एक्सचेंज रेशो क्या होगी कंट्रीज़ के लिए। इंडिया के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज है 1:1। देखिए 10 और 10 यूनिट्स के बदले वो 10 ले सकता है, या 1:1 कह लीजिए इसको, कि एक वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो उसके लिए सेक्रीफाइस वो एक वस्तु का करेगा। 1:1 है हमारी रेशो। और जो बी कंट्री है उसके लिए डोमेस्टिक, अगर वो ट्रेड नहीं करता, अपने ही कंट्री में एक्सचेंज करता है दोनों वस्तुओं को, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 और 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 1:2। ये हमारी रेशो ऑफ एक्सचेंज हैं जब वो कंट्री ट्रेड नहीं कर रही हैं। अब आप डायग्राम में देखें, ये इसके अकॉर्डिंग ही हम इनका रेशो ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम में। एक तरफ हमारा राइस है, दूसरी तरफ वीट है। तो इंडिया में जो एक्सचेंज रेशो है वो 1:1 है, नेपाल में 1:2 है। जैसा पिछली थ्योरी में बताया था कि ABC हमारा गेन दिखा रहा है, अगर इसके बीच में कहीं पे हमारा रेशो ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होता है आफ्टर ट्रेड तो दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। किस प्रकार से कि अगर इंडिया को या ए कंट्री को 1 यूनिट राइस की देके 1 यूनिट से ज़्यादा वीट की यूनिट्स मिल जाती हैं, 1 से ज़्यादा वीट की यूनिट्स मिल जाती हैं, तो इंडिया को फ़ायदा होगा। 1 के बदले 1 से ज़्यादा उसको वीट मिल रहा है, 1 यूनिट राइस के बदले 1 यूनिट से ज़्यादा वीट उसको मिल रहा है। और नेपाल के केस में हम देखें कि उसको 2 यूनिट से कम सेक्रीफाइस करके 2 यूनिट ऑफ
वीट का कम, उससे कम सेक्रीफाइस करके उसको 1 यूनिट राइस की मिल जाती है आफ्टर ट्रेड। तो ऐसे हम कहेंगे कि दोनों ही कंट्रीज़ को ट्रेड करने से फ़ायदा है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो जाएगा। देखिए, अब हम केस ले रहे हैं कंट्री ए एंड बी, और हमारी इसी प्रकार से एक्स और वाई दो कमोडिटीज़ हैं, और जो हम आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट पर आवर ऑफ लेबर, लेबर की 1 घंटे की आउटपुट है ये, एक लेबर की 1 घंटे की। वहाँ पे हमने पूरे दिन की बात की थी, यहाँ पे हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं। तो अब एक और चेंज किया है हमने पिछली टेबल से, अब हमारे कंट्रीज़ हमने उसके अकॉर्डिंग कॉलम बनाए हैं, कंट्रीज़ कॉलम में हैं और रोज़ में क्या है हमारी कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई, ये हमने चेंज किया है पहले से। तो अब आप देखें कि कंट्री ए एक्स और वाई वस्तु की ये हम देख रहे हैं एक लेबर की 1 घंटे की प्रोडक्शन, एक्स और वाई वस्तु की कंट्री ए में 6 और 4 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती हैं, और वहीं बी कंट्री में एक्स और वाई की 1 और 2 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंट्री ए को दोनों ही वस्तुओं में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो 6 और 4 प्रोड्यूस कर सकता है, और कंट्री बी दोनों में ही उसकी पुअर परफॉर्मेंस है, 1 और 2 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है एक्स और वाई वस्तु की। अब हम कहें कंट्री ए हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ वीट एंड कॉटन, क्योंकि 6 और 4 ज़्यादा हैं 1 और 2 से, और कंट्री बी को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दोनों ही वस्तुओं में। अब फिर से हम कॉस्ट रेशियोज़ की हेल्प से देखेंगे कि एक कंट्री को एडवांटेज तो है दोनों ही में, दोनों वस्तुओं के केस में, लेकिन उसको ज़्यादा एडवांटेज किस में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारी कमोडिटी सेम रहेगी, हम कंट्रीज चेंज करेंगे और यूनिट्स हमारी चेंज होंगी। 6x इन ए और 1x इन बी, देखो 6:1, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा 6। और यही हम अगर y वस्तु के केस में देखें तो 4y इन ए कंट्री ए और 2y इन बी, अब हमारा रिजल्ट क्या रहता है 2। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा है 6, 6 किसके केस में है, वीट के केस में या एक्स वस्तु के केस में। तो हम कह सकते हैं कंट्री ए हैज़ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट और इन एक्स। और दूसरा हम देखें अब दूसरे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको कम डिसएडवांटेज किस वस्तु में है। कॉस्ट रेशियोज अब देखेंगे, अब कंट्री बी की ऊपर आ जाएंगी यूनिट्स एक्स वस्तु की, पहले एक्स वस्तु का देखते हैं फिर वाई वस्तु का। कंट्री बी की ऊपर आ जाएंगी यूनिट्स 1x इन बी, 6x इन ए, रिजल्ट हमारा रहता है 0.16। अब यही हम y वस्तु के केस में देख लेते हैं 2y इन b एंड 4y इन a, तो हमारा रिजल्ट रहता है 0.50। तो ऑब्वियस सी बात है एडवांटेज नहीं है इस कंट्री को किसी भी वस्तु के उत्पादन में, लेकिन हमने देखना है कि कम डिसएडवांटेज किस में है। तो 0.50 ज़्यादा वैल्यू है 0.16 से, तो हम कह सकते हैं कि कंट्री बी हैज़ लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन कॉटन और इन वाई कमोडिटी। ये हमने देखा कि वो डिसाइड कैसे करेंगे कि उनको किन वस्तुओं का उत्पादन करना है दोनों कंट्रीज़ को। तो कंट्री ए एक्स वस्तु में स्पेशलाइज करेगा, कंट्री बी वाई वस्तु में स्पेशलाइज करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आफ्टर ट्रेड क्या चेंजेस होते हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। उनको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कोई कि ए कंट्री कहता है कि मैं 6 यूनिट्स एक्स वस्तु की दूंगा, कितने के बदले में 6 यूनिट्स ऑफ वाई के बदले में, और कंट्री बी वाई प्रोड्यूस कर रहा है, कंट्री ए एक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम बेनिफिट देखेंगे, ए कंट्री के लिए क्या बेनिफिट होंगे। डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो क्या है 6:4। अगर उसको ए कंट्री को वीट और कॉटन का घरेलू जो बाजार है उसमें एक्सचेंज करना है तो क्या हमारी रेशो रहेगी 6:4। और आफ्टर ट्रेड उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है, एक्सचेंज रेशो हमारी क्या रहेगी 6:6। तो अपने कंट्री में अगर उसको 6 यूनिट एक्स की चाहिए तो 4 यूनिट वाई की मतलब
6 यूनिट्स के बदले 4 यूनिट्स वाई की मिल सकती हैं, लेकिन आफ्टर ट्रेड उसको 6 यूनिट्स के बदले 6 यूनिट्स कॉटन की मिल सकती हैं। तो पहले घरेलू बाजार में उसको 4 मिलती और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें उसको 6 यूनिट्स मिल रही हैं वाई वस्तु की। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 यूनिट्स का इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट उसको फ़ायदा हुआ है, एक कंट्री को 2 यूनिट्स का फ़ायदा हुआ है। और अगर इसी को हम टाइम की सेंस में बात करें, क्योंकि हमने एक लेबर की यूनिट का 1 घंटे का प्रोडक्शन देखा था, तो यहाँ पे हम देखें कि उसको 2 यूनिट्स का फ़ायदा हो रहा है, एक कंट्री को वाई कमोडिटी की 2 यूनिट्स का फ़ायदा हो रहा है। तो 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में उसको कितना समय लगता, 4 यूनिट प्रोड्यूस करने में 1 घंटा लग रहा है, तो 2 यूनिट प्रोड्यूस करने में उसको आधा घंटा लगता। तो जो टाइम सेविंग भी है वो 30 मिनट्स की है, आधे घंटे की है, क्योंकि 4 यूनिट वो 1 घंटे में प्रोड्यूस कर सकता है और 2 यूनिट वो आधे घंटे में प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये उसका समय बच गया, उसको ज़्यादा एक्सचेंज में ज़्यादा वाई कमोडिटी की यूनिट्स मिली हैं और उसका टाइम भी सेव हुआ है। अब बी कंट्री के केस में देखते हैं, पहले उसकी डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो देखते हैं। डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो क्या है, 1:2। 1 यूनिट एक्स की देके उसको वाई की 2 यूनिट मिल सकती हैं। अब आफ्टर ट्रेड उनका एग्रीमेंट हुआ है 6:6 का, कि वो 6 वाई की यूनिट्स देगा, तब उसको 6 एक्स की यूनिट्स मिल जाएंगी। अब अगर यही केस हम उसके घरेलू बाजार में लागू करने की कोशिश करें कि 6 यूनिट अगर उसको वीट की चाहिए या एक्स वस्तु की चाहिए, तो उसको 12 यूनिट कॉटन की सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, उतनी प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। 6:12, ये जो ऊपर मैंने सर्कल में लिखा हुआ है, 6 और 12 उसको प्रोड्यूस करनी पड़ती घरेलू बाजार में, अगर उसको 6 यूनिट एक्स की चाहिए हैं तो 12 वाई की उसको प्रोड्यूस करनी पड़ती। अब आफ्टर ट्रेड उसको 6 के बदले सिर्फ 6 देनी है, और घरेलू बाजार में वो रेशो क्या रहती, 6:12। अब उसको जो रेशो है 6:6 है, 6 के बदले 6 देनी है, तो उसकी 6 यूनिट्स बच गई। अब वो 12 की बजाय 6 यूनिट्स ही देके, 6 यूनिट वाई की देके 6 यूनिट एक्स की ले सकता है। तो यहाँ पे बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट 6 यूनिट्स का है, और इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि 6 यूनिट्स का उसको फ़ायदा हुआ है, 2 यूनिट वो 1 घंटे में प्रोड्यूस कर सकता है, तो 6 यूनिट उसको 3 घंटे में प्रोड्यूस करनी पड़ती। ये 3 घंटे का समय उसके लिए बच गया है, तो बी कंट्री को भी फ़ायदा है। अब ये देखना कि ए कंट्री को ट्रेड से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या बी कंट्री को ट्रेड से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टर्म्स ऑफ ट्रेड की, और उनका कह सकते हैं एग्रीमेंट क्या हुआ है एक्सचेंज का। यहाँ पे जैसे 6:6 लिया, ये कुछ और भी हो सकता था, तो जो डिवीज़न है बेनिफिट का वो चेंज हो जाता। तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि जो एग्रीमेंट हुआ है एक्सचेंज का आफ्टर ट्रेड, वो क्या हुआ है, उससे डिसाइड होगा कि ए कंट्री ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा या बी कंट्री ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। आई होप सो आपको ये थ्योरी जो है क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो